आज हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे जब टाइम बचेगा तो ना। तो कल हमने लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के बारे में पढ़ा कि लॉन्गिट्यूडल क्या होता है। जैसे कि ये जो आपके सामने है पिक्चर, इससे हम बताने की कोशिश रहेगी और आप लोग समझिए इससे। देखिए, लॉन्गिट्यूडल रिसर्च और क्रॉस सेक्शन रिसर्च, इन दोनों में छोटा सा अंतर है। दोनों लगभग एक जैसी होती है, लेकिन क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल में या तो हम सिंगल इंडिविजुअल किसी पर्सन को लेते हैं या इंडिविजुअल किसी ग्रुप को लेते हैं, और ओवर ए पीरियड मतलब कि काफी लंबे टाइम तक उसी के बारे में हम स्टडी करते रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमने लिया था कल कि एक पर्सन को हमने 10 साल से शुरू किया और 20 साल, 30 साल, 40 साल आगे लंबे टाइम तक वो रिसर्च कंटिन्यू करते गए और उसका डाटा एक जगह पे इकट्ठा होता गया। कि सिर्फ हमने एक सिंगल ग्रुप को लिया है, लेकिन उसी के अंदर जब हम बहुत सारे ग्रुप्स ले लें, बहुत सारे, उसी को हम क्रॉस सेक्शनल रिसर्च कह देते हैं। जैसे कि मेल्स हैं, फीमेल्स हैं। अब मेल्स फीमेल्स में भी कई कैटेगरी हैं, जॉब करने वाले हैं या बिजनेस करने वाले हैं, गवर्नमेंट जॉब करने वाले हैं, फीमेल्स हाउस वाइफ्स हैं, या इनको भी अलग अलग एज कैटेगरी पे डिवाइड कर देना। यानी कि जब एक साथ इतने सारे ग्रुप्स के ऊपर ओवरऑल निगरानी रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए जो रिसर्च की जाती है, उसको क्रॉस सेक्शनल रिसर्च कहते हैं। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ये पेपर में आ चुकी है रिसर्च आपके, तो इसलिए इस पे अच्छे से हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाती है क्रॉस सेक्शनल, जो हमारे पेपर में आ चुकी है। देखिए, हैरानी की बात है कि ये रिसर्च हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आते हैं पेपर से। इसलिए मैंने खाली सिलेबस को नहीं पढ़ा, मैंने क्वेश्चंस को देखा आप लोगों के लिए कि क्वेश्चंस पेपर में क्या आ रहे हैं। तो इसलिए फिर मैंने सिलेबस में तो 5 रिसर्च दी है, लेकिन फिर भी मैंने आपको 15 से ज़्यादा रिसर्च पढ़ाई है, ताकि हर एंगल से आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। कुछ रिसर्च मैंने छोड़ दिया है, 5-10 रिसर्च मैंने छोड़ भी दी है, मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगी। बिना बात आप कंफ्यूज हो जाओगे, इतना काफ़ी है मुझे लगता है जो मैंने आपको अभी आपको नोट्स दिए हैं। क्रॉस सेक्शनल मतलब कि हर एंगल से उन उस चीज को हमें लेना। कि इसमें क्या होता है कि देखिए, इस शोध में एक साथ बहुत सारे ग्रुप्स को ले जाते हैं और उसको एक साथ ऑब्जर्व किया जाता है, और उसके बाद में किसी एक कंक्लूजन पर आते हैं। इसको क्रॉस सेक्शनल रिसर्च कहते हैं। दोबारा से मैं एग्जांपल दे देता हूँ। चलो, यहाँ पे हमने एक, चलो आप मुझे कोई एग्जांपल मुझे बताएंगे सभी, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का एक एग्जांपल मुझे बताओ अच्छा सा, फिर हम उस चीज को आगे लेके चलते हैं। आपके एग्जांपल को मैं आगे बढ़ाऊंगा फिर। एनीवन? भैया जो वो जो भैया ने दिया था वही ले लो ना, जो जापान में हुई रिसर्च थी किया जाता है, मार्शमेलो फिर वाली बुढ़ापे रिसर्च। ठीक है, जैसे तो फर्स्ट अभी स्टडी हुई थी 1970 में, चलो, ब्रिटिश कोहर्ट स्टडी जिसको बोलते हैं, वो भी लॉन्गिट्यूडनल का ही एक एग्जाम्पल है। उसमें भी हम क्या किए थे, 17,000 कम से कम जो होते हैं, मतलब बर्ड्स होते हैं, उनकी ऊपर किया गया था। ये 1970 में की गई थी, ये कोहर्ट स्टडी है ब्रिटिश की, वो भी लॉन्गिट्यूडनल। अच्छा ठीक है। तो मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है मीनाक्षी जी, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा उसके बारे में। तो अभी मैं सिंपल से समझाने के लिए ले लेता हूँ। जैसे कि कल राजेश जी ने एक एग्जाम्पल दिया था टॉफी वाला। एक टॉफी रखी है और एक बच्चा रखा है यहाँ पे। इसको मान लेते हैं कि ये मेल है, ठीक है, यानी कि लड़का है। और उसी टाइम हमने सेम रिसर्च एक लड़की पर भी किया, सेम वही रिसर्च फीमेल पर भी किया।
अब सेम रिसर्च, ये गरीब अमीर आदमी का लड़का है, सॉरी पेन ज्यादा चल रहा है, माफी चाहूंगा मैं, अपने आप भाग रहा है। अब सेम दूसरा लड़का, ये जो है गरीब का है, एक मिडिल फैमिली का हो गया, ठीक है। अब एक सेम ऐसा ही ग्रुप हमने एक मिडिल फैमिली का ले लिया। रिसर्च हमारी क्या थी, एक बच्चे के सामने हमने टॉफी रखी और 5 मिनट रखने के लिए बोला, और बताया गया बच्चों को कि आपको संयम रखना है, इस टॉफी को खाना नहीं है। ये अमीर के बच्चे, ये मिडिल फैमिली के बच्चे, ये सबसे पुअर लोअर बैकग्राउंड से बच्चे, इन तीनों के सामने सिचुएशन रखी गई, सेम सबके सामने एक एक टॉफी रख दिया गया और बोला गया कि 5 मिनट तक आपको देखना है, ये खाने नहीं है। अब जो प्रत्याहार नहीं करते, नियंत्रण नहीं है अपने इंद्रियों के ऊपर, वो बच्चा क्या करेगा, टीचर की गर्दन दूसरी तरफ मोड़ी और फटके उठा के खा लेगा। वो कोई मेरे जैसा होगा तो वो छिलके में कुछ पत्थर डाल के छोड़ देगा कि पता भी ना चले कि टॉफी हटी भी है कि नहीं हटी है ना। लेकिन एक्चुअलिटी में क्या हुआ कि वो रिसर्च किया गया और पाया गया कि जो बच्चे ज्यादा समय तक अपने सामने टॉफी रखे होते हुए भी उन्होंने अपने ऊपर नियंत्रण किया, वो बच्चे आगे जाकर लाइफ में सक्सेसफुल ज्यादा होते हैं। और जिन लोगों का संयम नहीं था वो लोग आगे जाकर के कम सक्सेसफुल होते हैं। तो वहां पे जो सिंपल एक कैटेगरी के बच्चों पे किया गया, एक हमने कोई एक पब्लिक स्कूल पकड़ लिया, दिल्ली पब्लिक स्कूल पकड़ लिया हमने कि दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चों पे हम ये रिसर्च कर रहे हैं। सिर्फ एक कैटेगरी के बच्चे आए हमारे पास, और उसी टाइम हमने अमेठी इंटरनेशनल स्कूल भी पकड़ लिया, रेड रोज स्कूल भी पकड़ लिया, ग्रीनफील्ड स्कूल भी पढ़ लिया, एक गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों पर भी कर रहे हैं। यानी कि एक साथ हम उसी एज ग्रुप के बहुत सारे बच्चों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, और दिल्ली में भी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी कर रहे हैं, बिहार में भी कर रहे हैं, केरला में भी कर रहे हैं, एमपी में भी कर रहे हैं। एक साथ उसी एज ग्रुप में अलग अलग जगह के बहुत सारे ग्रुप्स के ऊपर करना और ऑब्जर्व करना। अब बताओ, क्या खाली एक स्कूल के बच्चों पे की गई रिसर्च ज्यादा रिलेबल होगी या फिर ज्यादा स्कूल वाले बच्चों की होगी रिलेबल, और क्यों होगी ज्यादा ये वालों की। क्यों होगी? फिर ज्यादा वाले ही क्योंकि करेंगे तो वो उससे पता चलेगा डेटा ना। जो है वो सही सिग्निफिकेंट मिलेगा हमें। क्योंकि एक का डेटा गलत हो सकता है, एक साथ 10 अलग अलग जगह से जब डाटा आया वहां पे क्लियर हो जाएगा, और फिर ये भी क्लियर हो जाएगा कि अमीर बच्चे ऐसे होते हैं, गरीब बच्चे ऐसे होते हैं, मिडिल फैमिली वाले ऐसे होते हैं। ये भी क्लियर हो जाएगा जब अलग अलग सेम रिसर्च सभी कैटेगरी में की जाएगी तो। लेकिन खाली अमीर बच्चों पे रिसर्च कर दिया और जनरलाइज कर दिया कि सभी बच्चों के साथ ये ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। गरीब बच्चों को भी लो, उनके ऊपर भी रिसर्च करो, है ना, सब लोगों के ऊपर करो, इंडिया में भी करो, पाकिस्तान में भी करो, दोनों की अलग अलग है अर्थव्यवस्था, दोनों पे अलग अलग रिसर्च होनी चाहिए, और बाद में कंपैरिजन करो और फिर आप किसी निष्कर्ष पे पहुंचो, फिर उसको जनरलाइज करो, उसमें ज्यादा हम उसको साइंटिफिक मानेंगे ऐसे रिसर्च को। लेकिन इसमें बहुत सारे स्कूल्स पकड़े जा रहे हैं एक साथ, केरला का भी पकड़ लिया, एमपी का भी पकड़ लिया, छत्तीसगढ़ का भी पकड़ लिया, बिहार का भी पकड़ लिया, दिल्ली का भी पकड़ लिया, पाकिस्तान का भी पकड़ लिया। सिरदर्दी नहीं पड़ जाएगी रिसर्चर की, है ना। एक स्कूल में रिसर्चर कर रहा है, मैं कर रहा हूँ रिसर्च एक स्कूल में जाकर के, वो मेरे लिए ज्यादा कंफर्ट होगा। लेकिन मैं एक ही रिसर्च को 10 जगह करूंगा तो मेरी सिरदर्दी भी बढ़ेगी, मेरे पैसे भी ज्यादा लगेंगे और टाइम भी ज्यादा लॉस होएगा। वैसे इसमें ये एक छोटा सा नुकसान यही है कि क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्योंकि बहुत ज्यादा ब्रॉड होती है, ये एक टाइम में इतने सारे लोगों की ड्यूटी लगानी पड़ेगी। मैं अकेला तो नहीं करूंगा, मैं कहूंगा कि मेरे 10 टीचर है, ये सारे काम करेंगे, मैं इनको सिर्फ देखूंगा, सुपरवाइज करूंगा सिर्फ, क्योंकि एक साथ में 10 जगह उपस्थित नहीं हो सकता। तो यही इसका छोटा सा इसका नुकसान है कि इसमें ज्यादा पैसे लगते हैं, ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन
सबसे पॉजिटिव पॉइंट इस रिसर्च का ये है कि इससे ज्यादा ऑथेंटिक और कोई नहीं होती। सबसे ज्यादा ऑथेंटिक रिसर्च है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। इसके अंदर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और सर्वे मेथड, ये दोनों के दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, अब मैंने एक जगह और बताया था, बताओ मुझे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक रिसर्च में हो रही थी, कोई क्या नाम था उस रिसर्च का? इम्पीरिकल। इम्पीरिकल। वेरी इम्पीरिकल। गुड, हर एंगल से याद रखना। इम्पीरिकल में एक्सपेरिमेंटल था और साथ में उस रिसर्चर का एक्सपीरियंस था। अब यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंटल होगा और साथ में ये अलग है, एने लिया ना, अलग से है ये। सर्वे भी इसके अंतर्गत लिया जाएगा, क्योंकि सर्वे जैसे कि अभी सर्वे लिया जा रहा है, जैसे कि कल भी राजेश जी एक तरीके से सर्वे लेने आए थे, आप लोगों ने फॉर्म भी भरा होगा जो ग्रुप में भेजा गया था। वो सर्वे लिया जा रहा है कि कोरोना टाइम में कि योगा के ऊपर, योगा के जो लोग हैं उनके ऊपर कितना कोविड का इफेक्ट पड़ा है ना। एक डाटा कलेक्शन किया गया, एक तो एक जगह पे डाटा कलेक्ट किया गया, खाली मैंने हरियाणा का डाटा ले लिया, अपने अपने लोगों का डाटा ले लिया और मैंने कह दिया कि ये डाटा है, मैंने 200 लोगों पे किया, जाओ ये रिजल्ट आ गया। लेकिन उसी में मैं 200 लोगों को अगर मैं ये कहूँ कि 20 लोग हरियाणा के लूंगा, मैं 20 लोग दिल्ली के लूंगा, मैं 20 लोग यूपी के लूंगा, 20 लोग मैं जम्मू को लूंगा, 20 लोग पंजाब के लूंगा, वो ज्यादा वैलिड होगा ना, क्योंकि लोग हर जगह के होंगे, हर जगह के थोड़े थोड़े लोग मिला के 200 लोग हो गए, तो एक जगह के 200 लोग लिए में से ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि 20-20 में सभी जगह से ले लूं, वो ज्यादा ऑथेंटिक होगा। तो उसको सर्वे मेथड बोलते हैं। अलग अलग जगह पे सर्वे करना, ज्यादातर जो सर्वे होती है गवर्नमेंट करवाती है। जनगणना का सर्वे पढ़ा होगा, लैंग्वेज का सर्वे, पीछे अभी बड़े मैसेज आए थे कि संस्कृत को प्रमोट करना, सर्वे होने वाला है कि भाषा का, आप कौन सी भाषा का यूज करोगे गवर्नमेंट की तरफ से, कि आप संस्कृत के बारे में लगाना, हिंदी के बारे में लगाना, इंग्लिश के बारे में लगाना, और सर्वे होते रहते हैं अलग अलग तरीके से। आप गवर्नमेंट से सेटिस्फाई हो क्या, गवर्नमेंट आपको राशन दे रही है क्या, आपकी गलियां बन रही हैं क्या, विलेज में सर्वे होते हैं कि आपके गांव, आपका सरपंच आपके गांव में ठीक से काम किया जा रहा है क्या, ये सर्वे होते हैं। सर्वे आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और यानी कि एक्सपेरिमेंटल और सर्वे सारे के सारे क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के ही एग्जाम्पल है, उसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे योग का एग्जाम्पल मैंने लिया अपनी साइड से, हमने सूर्य नमस्कार का इफेक्ट जानना है। सेम यही एग्जाम्पल मैंने ऊपर लिया था, इसलिए मैंने जान के मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, ध्यान दीजिए, मैं एक बार लॉन्गिट्यूडनल को रिवाइज करा देता हूँ ताकि आप दोनों में डिफरेंस करना सीखो, क्योंकि पेपर में दोनों एग्जाम्पल एक साथ आएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर। लॉन्गिट्यूडनल में क्या है, सूर्य नमस्कार का मैंने देखा और 10 साल के बच्चे को मैंने सूर्य नमस्कार करवाया और मैं लगातार करवाता रहा उसको, या उसको बोलता गया कि बेटे तू आप अपने आप करते रहना। 10 साल का, 15 का हो गया, 20 का हो गया, 30 का हो गया, 50 का, सब मान लेते हैं कि 50 साल का वो व्यक्ति हो गया और उसको बोला गया था कि तुम्हें डेली सूर्य नमस्कार करना है। मतलब कि एक ही इंडिविजुअल को या एक ही किसी सिंगल ग्रुप को के ऊपर जब डाटा लिया जाता है, कोई रिसर्च की जाती है, उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। उसी स्थिति में जब सूर्य नमस्कार का ही हमें इफेक्ट जानना है, तो मान लेते कि 10 वर्ष के ही बच्चे हमने लिए, लेकिन उसी टाइम में हमने बॉयज भी लिए, गर्ल्स भी लिया, किन्नर भी लिए, और अलग अलग प्लेस के भी लोग लिए, इंडिया के भी लिए, अलग अलग स्टेट के लिए, और फिर जाकर के हम किसी, वो लंबे टाइम तक वो चल रहा है, वो स्टडी चल रही है। वैसे ज्यादातर ऐसी स्टडी 20-30 साल नहीं चलती है, क्योंकि इतने सारे एक टाइम में इतने सारे ऑब्जर्व करना बड़ा मुश्किल है, इतने ज्यादा खर्चा कोई नहीं करता। ये ज्यादातर 6 महीने, 1 साल, 2 साल, इससे बड़ी नहीं होती है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, बहुत रेयर चांसेस है थोड़ा लंबा खींचने के। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल बहुत लंबी रिसर्च होती है, 20 साल, 30 साल, 40 साल।
तो आप, मैं समझाने की आपको ये कोशिश कर रहा हूं कि दोनों में अंतर ये है कि वहां पे लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में 10 साल का सिर्फ एक ग्रुप लिया था। वो बॉयज भी हो सकता है, गर्ल्स भी हो सकती है, खाली अमीर बच्चे भी हो सकते हैं, खाली गरीब भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें सारे ग्रुपों को लिया गया। इसी को ही क्रॉस सेक्शनल रिसर्च कहते हैं। क्लियर हुआ होगा आप सभी को दोनों में क्या अंतर है? छोटा सा अंतर है, क्योंकि देखो ज्यादा ग्रुप है लिए हैं तो जनरल सी बात है कि भैया ज्यादा जगह पे उसको जाना पड़ेगा, ज्यादा उसका टाइम लगेगा, ज्यादा उसके पैसे भी लगेंगे, है ना। तो बस ये छोटा सा इसमें हमें ध्यान रखना है कि इसमें पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा रिलायबल होता है ये। इससे ज्यादा विश्वसनीय और कोई रिसर्च नहीं होती, क्योंकि इसमें एक साथ बहुत सारे ग्रुप की स्टडी की गई है, इसीलिए इसका रिजल्ट सबसे ज्यादा बेहतर होता है। क्योंकि एक तो इसके अंदर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी इन्वॉल्व है, और ऊपर से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी बहुत सारे ग्रुप्स ले लिए गए, इसीलिए सबसे ज्यादा वैलिड और ऑथेंटिक रिसर्च होती है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। ये ए है, ठीक है, ए है ये कोजुअल। तो अब हम पढ़ रहे हैं कोजुअल रिसर्च, इसको बोलते हैं आकस्मिक अनुसंधान। इससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप लोग मुझे बताएं एक्सप्लानेटरी रिसर्च क्या होती है, उसके बाद में फिर मैं ये आपको समझाऊंगा। और एक्सप्लानेटरी रिसर्च हमने कहाँ पढ़ी थी बताओ? डिस्क्रिप्टिव के अंदर पढ़ी थी हमने एक्सप्लेनेटरी, मतलब Descriptive। डिस्क्रिप्टिव के ही अलग टाइप में थे। उसमें हम व्याख्या करते चीज़ों को कि कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। और आपने बताया था जैसे कि जैसे स्ट्रेस है या फिर कुछ होता है हार्ट अटैक, तो उसका सिंपल रिलेशन तो कोरिलेशन कहलाता है। अगर हम उसी को एक्सप्लेन करने लगते हैं कि कैसे हुआ था हार्ट अटैक, कब हुआ था, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करते हैं, तो उसको हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहते हैं। और उसी को वेरी एनालिटिकल गुड, भी बहुत कहते हैं। बढ़िया, अच्छा एग्जांपल आपने दे दिया कि वहां पे मैंने स्ट्रेस का एग्जांपल लिया था कि बढ़ता हुआ तनाव और हार्ट अटैक, इन दोनों के बीच में क्या है? पॉजिटिव कोरिलेशन है। सिंपल हम देख रहे हैं। जब इसी चीज को हम डीप पढ़ते हैं कि क्यों तनाव से हार्ट अटैक होता है, क्यों, कौन सी नर्व पे इफेक्ट पड़ता है, क्या फंक्शनिंग होती है बॉडी के अंदर, तो गहराई में जाते हैं तो उसको एक्सप्लानेटरी यानी कि व्याख्यात्मक अनुसंधान उसको कहते हैं। और उसी का ही एक तरीके से पर्यायवाची है, ये सेम वही है। एक्सप्लानेटरी रिसर्च इज इक्वल टू कोजुअल रिसर्च, सेम, नाम अलग दे दिया गया है लेकिन बात सारी की सारी वही है जो हमने एक्सप्लानेटरी में पढ़ी थी, बिल्कुल सेम। यहाँ पे मैंने नीचे लिखा भी है कि इसे एक्सप्लानेटरी रिसर्च भी कहते हैं, मतलब कि ये दोनों एक ही हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पेपर में ये आया, कोज एंड इफेक्ट वाला क्वेश्चन आया पेपर में, कोज एंड इफेक्ट। क्वेश्चन ये था पेपर में कि ऐसी कौन सी रिसर्च है जिसमें कारण एवं प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, ये क्वेश्चन पेपर में दे दिया। और ऑप्शन में दे दिया कोजुअल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, और भी कोई भी रिसर्च हो सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा कोजुअल, क्योंकि इसमें कोज नाम के अंदर ही छिपा है, कोज को जानने के लिए। जैसे हमने एग्जांपल क्या लिया था अभी, तनाव का और हार्ट अटैक का, दो वेरिएबल हमने लिए कि बढ़ता हुआ तनाव जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और उसका इफेक्ट हम देख रहे हैं हार्ट अटैक जो डिपेंडेंट वेरिएबल है। कि मतलब कि जब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, बताएंगे, तो हम कोच बताएंगे कि हाँ स्ट्रेस की वजह से ही होता है इफेक्ट, हाँ हार्ट अटैक होता है, हार्ट की वॉल के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसमें कारण और प्रभाव ये इसमें बताया जाता है, सबसे बड़ी विशेषता है इस रिसर्च की। अगर हम ठीक इसका उल्टा अगर इसमें लें तो सेम एक्सप्लानेटरी में भी कोज एंड इफेक्ट बताया जाएगा,
ये आप नोट कर लेना, वहां पे ऐड कर लेना, मैंने वहां पे शायद लिखा नहीं था इस चीज को। और इसके अलावा अब आप लोग मुझे बताएं और कौन सी रिसर्च है जिसमें कोज एंड इफेक्ट के बारे में बताया जाता है। एक्स पोस्ट फैक्टो, कार्योत्तर शोध। एक्स पोस्ट फैक्टो, इसमें क्या एक्सपेरिमेंटल होता सर, है? बताया था सर कि एक्सपेरिमेंटल हम में भी कॉज एंड इंडिपेंडेंट इफेक्ट एंड आता है ना सर? डिपेंडेंट। एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल राइट आंसर होगा इसका। एक्स पोस्ट फैक्टो में मैंने देखा था ये बात एक जगह पे विशेष लिखी हुई थी, एक्स पोस्ट फैक्टो में, कि कारण और इफेक्ट नहीं होता वहां। इस चीज पे थोड़ा सा जाना गहराई में, थोड़ा सा खाली हम एक अध्ययन करते हैं उस चीज का एक्स पोस्ट फैक्टो में, कारण का। लेकिन वो ज्यादा थोड़ा सा, मैं भी थोड़ा सा हल्का सा डाउट में हूँ इस पॉइंट के ऊपर। लेकिन इस बात पे मैं श्योर हूँ कि मैंने जहां पे पढ़ा था वहां पे स्पष्ट ये बात लिखी हुई थी कि एक्स पोस्ट फैक्टो में कारण और प्रभाव का अध्ययन नहीं किया जाता, सर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। हाँ एक्स चित्रा पोस्ट जी ने फैक्टो में, बोली। इसमें सर प्रभाव का हम अध्ययन करते हैं ना सर, प्रभाव का। हाँ, एक्स पोस्ट प्रभाव फैक्टो का में। अध्ययन करते हैं, कारण का नहीं करते। जी हाँ सर, यही तो बोलना मैंने था। दोनों का बोला है ना, सर एक साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है केवल उसमें। मैंने दोनों का बोला है, कारण और प्रभाव दोनों एक साथ आएंगे, वो एक्स पोस्ट फैक्टो में नहीं आएगा, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। क्योंकि उसमें सिर्फ पूछते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि वहां हमने क्या एग्जांपल लिया था एक्स पोस्ट फैक्टो में, कि स्कूल वालों को गवर्नमेंट ने फंड दिया बच्चों के ऊपर पैसा खर्च करने के लिए, बच्चों को खाना खिलाओ, और उन्होंने भ्रष्टाचार मचाया, खाना नहीं खिलाया। अब गवर्नमेंट की टीम आई, सर्वे किया, रिसर्च किया, वो सर्वे किया कि बच्चों को देखा, बच्चों की मेडिकल जांच किया कि बच्चे सारे वीक हो गए हैं, उन पतले हो गए हैं, कुपोषण का शिकार हो गए हैं, सबको एक ही प्रॉब्लम हो गई है, इसका मतलब इनके खाने में कुछ गड़बड़ है। तो वो चीजों के बारे में क्या होता है कि एक अनुमान लगता है वहां पे, अनुमान न कि इजेक्ट बताया जाता है, इसीलिए ये पॉइंट वहां पे सूट नहीं करेगा, क्योंकि वो घटना पहले हो चुकी है। हम सिर्फ अनुमान दे सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा। हम ये थोड़ी बता सकते हैं कि पिछले संडे को बच्चों को एक गिलास की जगह आधा गिलास दूध दिया हुआ, हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते ना। हम ये बता सकते हैं कि बच्चों को दूध कम दिया गया, क्योंकि सभी बच्चों के शरीर में कैल्शियम की कमी है, एक अनुमान दिया जाता है वहां पे, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बताया जाता, इसीलिए कारण और प्रभाव एक्स पोस्ट फैक्टो में नहीं आएगा। सभी नोट कर लेना, एक्सपेरिमेंटल में आएगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल कहते ही इस चीज को है, बिल्कुल साइंटिफिक निचोड़ निकाल देना जांच के द्वारा, ठीक है। तो सर यहाँ एक, हाँ बोलिए जीत जी। सर सर इसको एक ये वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही हम ये इसमें किए थे। उसमें लिखा था ये रेलवे दुर्घटना के बारे में, ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में। तो उसमें घटना के बाद किए जाने वाले शोध, जिसमें इसमें सबसे पहले प्रभाव दिखेगा, फिर कारण की खोज करेंगे, उसका कैसे घटना हुआ, क्यों हुआ, कैसे इसका जो है उसमें प्रभाव आश्रित चल रहता है, कारण स्वतंत्र चर हो जाता है इसमें। तो इसलिए हम बोल रहे थे इसके बारे में, रिसर्चर नियंत्रण चल रहता है, और ये इसमें यही सब दिया हुआ था उसके चलो मैं इसमें। आपको एग्जांपल समझाता हूँ। आपने अभी बताया मुझे कि दोबारा बताएंगे आप, ट्रेन का क्या बताया था आपने अभी, एक्सीडेंट हाँ का बताया। हाँ, ट्रेन का जैसे एक्सीडेंट होता है ना, तो उसका जो हम लोग पता करते हैं घटना कैसे हुई है, एक्सीडेंट हुआ, मान तो उसके लेते हैं बारे में हम कि लोग जो, ठीक है, जम्मू से जी जम्मू से दिल्ली ट्रेन आ रही है और उसका बीच में एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, तो बाद में गवर्नमेंट की टीम आएगी, आके देखेगी क्यों हुआ। अच्छा पटरी खराब थी, या किसी ने पटरी को ऊपर तेल डाल दिया जिसकी वजह से ऐसा हुआ, या फिर ट्रेन के इंजन में कोई दिक्कत थी, वो अनुमान ही लगता है वहां पे। भैया मैं क्या कह रहा हूँ, एक अनुमान लगता है, बिल्कुल सटीक, जो एक्सपेरिमेंटल में जो सटीक बताया जाता है ना, वो सटीक नहीं बताया जा सकता उसमें, समझिए इस चीज को थोड़ा सा। ओके सर, थैंक घटना यू। हो चुकी है पहले, वो इनके मुकाबले वो कम है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर ऑप्शन में अगर कोजुअल एक्सपेरिमेंटल नहीं है तो आप एक्सपोज फैक्टो पे लगाना, ओके ध्यान सर। रखना।
थैंक यू। ऑप्शन में अगर कोजुअल आ गया तो फर्स्ट प्रेफरेंस कोजुअल को जाएगी, एक्सपेरिमेंटल को जाएगी। ये दोनों नहीं है और क्वेश्चन में फिर भी कोज लिखा हुआ है, फिर आप जाना एक्स पोस्ट फैक्टो के ऊपर। तो हमें देखना है कि ज्यादा सुटेबल आंसर कौन सा है। एग्जाम में यही चीज आती है कि हमने ज्यादा सूट कौन सा ऑप्शन करेगा, हमें उसको क्लिक करना है। नहीं तो क्या होता है कि आप लोग क्वेश्चन देखोगे आपको ऐसा लगेगा कि चारों ऑप्शन सही है, लेकिन फिर भी चारों में से एक को सिलेक्ट करना है, तो जोन सा ज्यादा सूट करेगा हमें उसको सिलेक्ट करना है। क्लियर? तो ये हो गया। इसमें भी क्योंकि ज्यादा अगर हमें डीप उस कारण को ही जानना है इसमें भी, क्योंकि जब हमें एग्जैक्ट पॉइंट का डाटा का हमें एनालिसिस करनी है, एक्सप्लेन उसको अच्छे से करना है, तो इसमें भी ज्यादा पैसे और ज्यादा मेहनत लगती है इस रिसर्च में भी। इसीलिए इस रिसर्च को बहुत कम किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया कि सेम एक्सप्लेनेटरी वाला एग्जाम्पल ये आएगा कि व्हाट्स इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन हार्ट रेट, कि एक्सरसाइज का जो प्रभाव है हमारे हार्ट रेट के ऊपर। अब हमें इसके बारे में रिसर्च करनी है, तो इसके बारे में डीप स्टडी की जाएगी। सेम एक्सप्लेनेटरी कि हमें एक्सप्लेनेशन देनी है, बहुत अच्छे से डीप एक्सप्लेनेशन देनी है कि कौन सी नर्व के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, चेस्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, उससे कोलेस्ट्रॉल कम होगा, उससे यूरिया कम होगा, यूरिन ज्यादा आएगा, हमारे ब्लड वेसल्स का साइज कम हो जाएगा, है ना, एडीएच हार्मोन कम बनेगा या ज्यादा बनेगा। इन चीजों के बारे में हम इसमें डिटेल में बताया जाता है कोजुअल रिसर्च के अंदर। देखिए मैंने आप लोगों के लिए डेवलपमेंटल रिसर्च भी उठा लिया, एक जगह लिखा हुआ था इसलिए मैंने इसको भी ले लिया। सामान्य रूप से जो डेवलपमेंटल जो विकासात्मक अनुसंधान है, जो हमने पढ़ा था फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। जल्दी मुझे बताइए अप्लाइड रिसर्च के बारे में, कौन बताएगा मुझे? अप्लाइड रिसर्च किसको कहते हैं? मुझे बताएंगे? कुंदन जी मुझे बताएंगे। हाँ सर, देखिए पहले तो जो अपना फंडामेंटल रिसर्च है उस पे उसी को कह सकते हैं कि संशोधन करके अप्लाइड कर उस पर अप्लाइड करना, वही अप्लाइड रिसर्च कहलाता है। कि पहले तो हम फर्स्ट शोध किए, फंडामेंटल किया, और फिर उसको उस पे रिसर्च करके उसको मॉडिफिकेशन करके उसे अप्लाई करके उसको अप्लाइड रिसर्च करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सेम वही मेथड यहाँ पे सेम लगेगा, क्योंकि अप्लाइड मतलब कि जो नियम पहले बने उन नियमों को अपने जीवन में लगा देना, उसको व्यवहारिक अनुसंधान भी कहते हैं। अप्लाइड रिसर्च को व्यवहार में लगा देना। अब जी और डेवलपमेंटल रिसर्च भी सेम ऐसे ही होती है, लेकिन इसमें ज्यादा जो डेवलपमेंट की बात की जाती है, सामान्य रूप से डेवलपमेंट हर एरिया में होता है कि योग के क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ, स्कूल के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, है, क्रिकेट के गेम्स के क्षेत्र में। पिछले कुछ सालों से गेम्स में ज्यादा लोगों की रुचि बढ़ी है, क्रिकेट में ज्यादा रुचि बढ़ गई है, वो डेवलपमेंट हो रहा है वहां पे। यानी कि इस तरीके की जहाँ पे डेवलपमेंट की बात की जाती है वहां पे डेवलपमेंटल रिसर्च आएगी। एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, थोड़ा सा आप थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि कई बार पेपर में बाहर से क्वेश्चन आ जाता है। तो आप रिसर्च का नाम ध्यान से देखना, नाम के अंदर ही उसका काम छिपा हुआ होता है, नाम के अंदर ही काम छिपा हुआ होता है। ज्यादा रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, उसको नाम को अच्छे से पढ़ लो। और ज्यादा इंग्लिश का नाम ना समझ में आए, हिंदी का नाम पढ़ लो। कई बार हिंदी में बहुत सरल दिया हुआ होता है, कई बार इंग्लिश में बहुत सरल दिया हुआ होता है, तो आप दोनों की पेपर में दोनों ऑप्शन होंगे हमारे पास, हिंदी इंग्लिश का। आप दोनों सिलेक्ट करके एक बार पढ़ लो। जैसे कि आप कोई पागल ही बता देगा डेवलपमेंटल रिसर्च, चलो नीरज जी मुझे बताओ इसका मतलब क्या होना चाहिए, बताओ डेवलपमेंटल रिसर्च का मतलब क्या होना चाहिए, आप क्या समझते हो इससे? जो भी चीज़ डेवलपमेंट जो भी डेवलप हो रहा है उसके बारे में रिसर्च करना। वेरी गुड, विकास, विकास होना, जहां पे आपको लगे कि विकास हो रहा है,
डेवलपमेंटल रिसर्च पेपर में आएगा कि ऐसी कौन सी अनुसंधान है जो जिसका संबंध विकास के साथ है, जिसका संबंध डेवलपमेंट के साथ में, सीधा सा ऑप्शन लगाना कि डेवलपमेंटल रिसर्च। थोड़ा सा यहाँ पे एक डिटेल लिखा हुआ था केवीएस मैदान में कि नेशनल साइंस फाउंडेशन के अनुसार, इन्होंने कहा कि नेशनल साइंस फाउंडेशन ने कि फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड के अलावा, इनके अलावा डेवलपमेंटल रिसर्च भी होती है, और इन्होंने स्पेसिफिक टारगेट किया बच्चों के ऊपर, बालकों का विकास। प्रेगनेंसी के दौरान भी ये चीज आएगी कि बच्चा पेट में किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उसके लिए क्या चीज हमें करनी चाहिए। अच्छा, बच्चे की डिलीवरी हो गई है, उसके बाद में और क्या चीज हमें उसके लिए करनी चाहिए, मतलब कि बच्चे के डेवलपमेंट पे इन्होंने फोकस किया, तो ये भी डेवलपमेंटल रिसर्च के अंतर्गत आएगी। ठीक है, नाम में काम छिपा है। अब मुझे इसके नाम के आइडिया लेकर के मुझे बताएंगी प्रेरणा जी। फिलोसफिकल रिसर्च, दार्शनिक अनुसंधान, नाम से आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए इस रिसर्च के अंदर, बताओ प्रेरणा जी। जो आप सोचते हो उसके बारे में अनुसंधान करना। अच्छा, नाम आपने तो पहले वाला बता दिया, मैं कह रहा हूँ नाम से आपको क्या आइडिया लग रहा है, ये क्या आइडिया लग रहा है नाम से आपको? फिलोसफी का मतलब पता है आपको फिलोसफी क्या होता है? सर, फिलोसफी मतलब तो पता है ना, फिलोसफी तो वही होती है जो आप सोचते हो, आप बताना वो चीज है कि आपके अकॉर्डिंग ये क्या है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी चीज को मुझे पूजा मिश्रा जी बताएं। सेम सेम क्वेश्चन मुझे, फिलोसफी और इससे नाम से क्या समझते हो, नाम में या काम छिपा हुआ है इसका? प्लीज साइलेंट। जी सर, फिलोसफी का मतलब होते है दर्शन, यानी जो हम देखा गया है और उस देखा हुआ या अनुभव किया है उसी चीज को समराइज करना और उसी चीज को आगे लेके जाना उसको। जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे दर्शन थे, आपके 6 दर्शन है, आस्तिक और 3 है नास्तिक, तो ये सारे फिलोसफी के अंतर्गत आते हैं। इट मीन्स कि उनके बारे में रिसर्च करना ही हमारा फिलोसफी रिसर्च कहलाता है। वेरी गुड। तो प्रेरणा जी और पूजा जी दोनों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हाँ बोलिए नीरज जी, कुछ कह रहे हो? कुंदन जी, बोलिए कुंदन जी। हाँ, मैं इसका एक एग्जांपल दूं सर फिलोसफी का। बोलिए बोलिए। जैसे कि फिलोसफिकल मतलब दर्शन शास्त्र। तो जैसे हमने कुछ देखा, कुछ नया, और हमने कुछ नया खोज लिया, जैसे कि न्यूटन भी देखे तो इस प्रकार से दार्शनिक के रूप में हम देख सकते हैं। जैसे एप्पल गिरा, नया चीज उन्होंने देखा और उस पर उसने एक लॉ निकाल दिया। तो आई थिंक मेरे विचार से ऐसा हो सकता है कि उसने देखा, दर्शन किया उस चीज को और उस पर एक नियम, एक खोज नया निकाल दिया, नवीन खोज किया उस पे। नहीं, थोड़ा सा चूक गया, हल्का सा हम चूक ये गया। भी कर सकते हैं ना, इसमें जैसे आइडियोलॉजीज का यूज होता है, तो अपने अपने अलग अलग थॉट होते हैं सबके। दरअसल में जैसे चारवाक का अलग दर्शन है, उसके अपने थॉट है, और जैन का अलग है, तो सबके अपने अपने थॉट होते हैं, अपने अपनी आइडियोलॉजीज होती है, उनको रखा जाता है। ये करेक्ट है, ये बिल्कुल सही है कि सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं और अपने थॉट्स के अनुसार। जैसे कि मैं अगर आपसे अभी क्वेश्चन पूछूं, बताओ ईश्वर क्या है, आप लोग 37 लोग हैं यहाँ पे, 37 से मुझे पता है कि 20 डेफिनेशन अलग अलग आएंगी, एक क्वेश्चन की 20 डेफिनेशन अलग अलग आएंगे, आएंगे ना? क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है, ईश्वर क्या है, सबके अलग अलग आंसर, सब, क्योंकि सब लोगों की सोचने की क्षमता अलग अलग है। यानी कि जो प्रेरणा जी ने भी बताया था कि विचार क्षमता, वो ही है साइकोलॉजी, फिलोसफिकल रिसर्च। सर, इसमें यही होता है क्या फिर, जैसे आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, ये यही होता है क्या इसमें? हाँ, सबसे ज्यादा चिंतन इन्हीं चीजों का किया जाता है दर्शन में, क्योंकि बाकी चीजें तो फिर वो जैसे कुंदन जी बता रहे थे, वो तो फिर एक्सपेरिमेंटल में चली जाएंगी ना वो चीज। तो माना उसने नया चीज सोचा, लेकिन फर्स्ट टाइम सोची गई ना वो चीज, तो फर्स्ट टाइम सोची गई तो फंडामेंटल में आ जाएगी वो। और ईश्वर के बारे में अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, चलो पूनम जी बताओ, ईश्वर को 2 लाइन में आप बताओ, क्या है ईश्वर की डेफिनेशन, बताइए। इस जगत को चलाने वाली अदृश्य शक्ति। अदृश्य शक्ति। लक्ष्मी जी आप बताइए, ईश्वर की डेफिनेशन क्या है? तो सुप्रीम पावर है जिसे हम फील करते हैं पर देख नहीं सकते। देखो,
दोनों ने आंसर दिया, थोड़ी थोड़ी दोनों की मैच कर रही है, लेकिन दोनों का बताने का तरीका अलग अलग हो गया। इसी को ही बोलते हैं फिलोसफिकल रिसर्च। बात दोनों एक ही चीज की कर रहे हैं, और ऐसी बात नहीं है इस चीज का क्वेश्चन आपने पहली बार दिया, नहीं, आपसे पहले हजारों लोग इस चीज के बारे में सोच चुके हैं, हजारों लोग। कुंदन जी तो ने ये जो बोला था एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट से बहुत बहुत ज्यादा रिलेटेड होता है। फिलोसफर इस कॉन्सेप्ट, आइडिया या एब्स्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। तो जो कुंदन जी जो आपने बोला था वो फर्स्ट टाइम सोचा गया था, तो वो फिलोसफी में नहीं आएगा। वो फिलोसफी में वो बेसिक या चीजें आएगी जो फंडामेंटल में आ पहले ही जाएगा। सोची जा चुकी है, और हम उन्हीं चीजों का चिंतन कर रहे हैं। समझे दोनों के अंदर? जी जी, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा मैं सर कोई इसमें बात नहीं, कोशिश किया, बहुत फिलोसफी अच्छी वाले बात है। कोशिश फिलोसफी किया वाले ना, में बहुत हम अच्छी बात है। फिलोसफी वाले में हम चिंतन करते हैं, पर जो कुंदन जी बताए उसको बेसिक बना के हम उससे लॉ निकालते हैं, एक प्रिंसिपल वेरी गुड। बनाते हैं। लेकिन इसका लॉ नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि कहेंगे अरे लक्ष्मी मैडम ये तो आपकी सोच है, मैं क्यों मानूं आपकी सोच। लक्ष्मी मैडम कहेंगे मैंने ध्यान में देखा कि मेरे अंदर 7 चक्र नहीं, मैंने तो 8 चक्र देखे हैं। फिर मैं कहूंगा क्यों, मैं क्यों मानूं, आपने देखा है आप मानो, मैं क्यों मानूं। आपने देखा, मानते हैं कि आपने सत्य देखा, मैं क्यों विश्वास कर लूं जब तक मैं ना देखूं उस चीज को। इसलिए फिलोसफिकल रिसर्च में हमेशा ही द्वंद्व रहता है। देखा होगा ना आपने, सभी लोग, आदि गुरु शंकराचार्य जी पूरे सबके साथ में हो गई बहस, महर्षि दयानंद जी, कितने सारे उनके शास्त्रार्थ हुए उनके सारे। क्योंकि दर्शन ऐसा विषय है, कभी एक विषय एक सोच किसी की हो ही नहीं सकती। कोई साकार को मानता है, कोई निराकार को मानता है, कोई दोनों को मानता है, कोई विशेष को मानता है, सबके अपने अपने सोच है, इसमें विचार है ना। वेदांत दर्शन में आपने देखा, शंकराचार्य जी उसी वेदांत दर्शन में बोलते हैं कि मैं तो अद्वैतवाद को मानता हूँ। अब उसी वेदांत दर्शन में रामानुजाचार्य जी आगे बोलते नहीं, मैं तो विशिष्टाद्वैत को मानता हूँ, विशिष्टाद्वैत को। और बाद में वहां पे माधवाचार्य जी आके उसी चीज में बोल रहे नहीं, मैं तो द्वैताद्वैत को मानता हूँ। एक ही चीज के बारे में अलग अलग विचार हो गए ना। तो यही है दार्शनिक अनुसंधान, फिलोसफिकल रिसर्च। किसी कंसेप्ट के बारे में इसमें चर्चा की जाती है, और सामान्य रूप से जहां पे दर्शन शब्द आ जाए वहां पे आप फिलोसफिकल रिसर्च आंख बंद करके लगा देना, ठीक है। साइकोलॉजिकल, चलिए अब मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ। अब मुझे बताएंगी, कौन बताएगा मुझे, पुष्पा जी। पुष्पा जी आप मुझे बताएंगी, आपको आपने इस सब से क्या फीलिंग आ रही है, आपके मन के अंदर क्या होना चाहिए इस रिसर्च में, बताओ। जो मनोवैज्ञानिक जैसे रोगी हैं, या फिर हमें जो भी कोई फील्ड होता है, जैसे जो पर्सन है उनके दिमागी स्तर को जानने के लिए, उस तरह की जो रिसर्च वगैरह होंगे उसके लिए। बिल्कुल बढ़िया। अब आप लोगों को रट्टा नहीं मारना है, मैंने तरीका सिखा दिया, यही बात है इस रिसर्च में। देखो, साइकोलॉजिकल रिसर्च साइकोलॉजी से संबंधित है। साइकली का क्या अर्थ है, आत्मा या चेतना। लोगस का बात में अध्ययन करना, या फिर कुछ लोग बोलते हैं स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, स्टडी ऑफ माइंड इज साइकोलॉजी है। इसी को साइकोलॉजी बोलते हैं, कि अलग अलग तरीकों से उस चीज का अध्ययन करना। ऐसे इसमें थोड़ा साइंटिफिकली हम ले लेते हैं, और आज के क्योंकि साइंटिफिकली हम बोलते हैं भैया कितनी आपकी बुद्धि है, कितनी आपकी, इसमें कौन सा लेवल होता है, आईक्यू टेस्ट होता है ना बुद्धि के लिए। आईक्यू टेस्ट किया जाता है कि भैया चेक करो इसका कितना आईक्यू लेवल है। बताता है कि आईक्यू लेवल का एग्जाम देंगे कि हाँ इसमें तो एक्चुअल में बुद्धि बहुत ज्यादा है, कितना ये सोच सकता है। अच्छा, लर्निंग कितनी जल्दी ये चीजों को पकड़ता है, कितना ज्यादा इसका इंटरेस्ट है। मतलब कि माइंड से रिलेटेड स्टडी जो होती है वो सारी की सारी जो है साइकोलॉजिकल रिसर्च में आएगी। कल मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, अब मुझे बताओ कौन सी रिसर्च थी वो जो साइकोलॉजिकल रिसर्च के अंतर्गत हमने कल पढ़ी थी। केस स्टडी सर, केस स्टडी। सर केस स्टडी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। केस स्टडी है। केस स्टडी, वहां पे पूजा ने इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया था अपने स्कूल का, और मैंने एक डिप्रेशन का अपने पेशेंट का दिया था एग्जाम्पल। वहां पर भी ये साइकोलॉजिकल रिसर्च, केस स्टडी, ये एक ही है, ठीक है। और साइकोलॉजिकल में
इसमें सबसे ज्यादा हमने वहां पे भी पढ़ा था कि स्टडी में क्वेश्चनिंग की जाती है, इंटरव्यू के जरिए साक्षात्कार करके आमने सामने बैठ के बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। एक ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साइकोलॉजी में एक क्वेश्चन कई बार आ चुका पेपर में कि जो विलियम वोंट है, इन्होंने सबसे पहले जो साइकोलॉजी की लैब खोली थी जर्मनी के अंदर। अब सन शायद मुझे याद नहीं है, 1875 है, किसी को याद है वो बताइए एक बार जरा। किसी को सन याद है कब खोली थी इन्होंने रिसर्च ये लैब? जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद 75 होना चाहिए। एक्शन रिसर्च 1940। कहाँ खोई हुई है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मनोविज्ञान की प्रथम लैब कहाँ कब खोली गई। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, मैं श्योर नहीं हूँ। 79 है, शायद 79 है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ वो हाँ, ये सॉरी 1879 है, याद आ गया मुझे, सॉरी 79। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये पेपर में आ सकता है। साइकोलॉजी अभी पढ़ाई नहीं है आपको, शायद मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। तो ये वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आ भी चुका है। 1879 में फर्स्ट लैब किसने खोली? विलियम वोन ने खोली। कहाँ खोली? जर्मनी में खोली। ठीक है जी। इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहते हैं कि आज जो हम साइकेट्री के डॉक्टर हैं, बात करते हैं ना, कि सबसे पहले इन्होंने ही इस चीज के बारे में ज्यादा गहन अनुसंधान किया। इसके बाद में इनके बी टिंचर नाम के शिष्य हुए, उसके बाद में और बहुत सारी, फिर बाद में तो परंपराएं चल पड़ी। अब तो दुनिया भर के इतने सारे साइकेट्रिक हैं हमारे देश में भी, वर्ल्ड में भी, स्टेट में भी। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल रिसर्च हमने पढ़ लिया। तो यहाँ पे हमारे टाइप्स ऑफ रिसर्च कंप्लीट हो गई हैं। किसी को टाइप्स ऑफ रिसर्च में कोई दिक्कत हो अभी बताइए, फिर मैं आगे के चैप्टर का इंट्रो दे देता हूँ आपको, फिर हम आगे पढ़ेंगे कल। आज मैं इंट्रो करा देता हूँ। राहुल सर, मेरे को एक क्वेश्चन था। कल आपने पढ़ाया था विश्लेषणात्मक अनुसंधान, एनालिटिकल रिसर्च। हाँ राइट। तो उसमें आपने लिखा है, बताया था कि अनुसंधानकर्ता पहले अपने जो उपलब्ध तथ्य व जानकारी का उपयोग करता है, जो पहले से अनुसंधान हुआ है उसका। देन उसके बाद में जो आपने सेकंड लिखवाया था कि उसके बाद वो आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का उसका प्रयास करता है, जिसे हम क्रिटिकल एनालिसिस कहते हैं। तो मैं इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ एग्जांपल से आप क्लियर कर सकते हैं? मैंने सबसे सिंपल मैंने बोला था, एक तरीका फॉर्मूला दिया था। बताओ को किसको याद है फॉर्मूला एनालिटिकल रिसर्च को याद करने का? सर, जो नेचुरल कैलामिटीज होती है उसके ऊपर। नेचुरल डिजास्टर बोला था मैंने कि बाढ़ है, भूकंप है, सुनामी है, इस टाइप का शब्द आएगा, आप सीधा सा लगा देना एनालिटिकल रिसर्च। तो लेकिन ये क्रिटिकल एनालिसिस है सर। क्रिटिकल, अब अमरनाथ में सुनामी हुई, अब आप क्या सोचते हो कि उसकी गहराई का पता लगाना कोई आसान बात है? कैसे वो बाढ़ आई वहां पे, कैसे बादल फटा, या क्या हुआ, हमें तो नहीं पता ना। इसके बारे में जो जांच टीम जाएगी वहां पे, सर्वे करेगी, बड़ी सिरदर्दी है ना। क्रिटिकल एनालिसिस मतलब कि वो एनालिसिस करेगी छोटी चीज का। कुछ लोग तो बोलते हैं कि वहां पे मंदिर में दारू लेके चले गए और उसकी वजह से बाढ़ आ गई। कुछ लोग बोलते हैं ऐसा हो गया, इस वजह से पाप गया था, इस वजह से बाढ़ आ गई। सब लोगों की अलग अलग चिंतन, आप लोगों ने सुना भी होगा, इस तरीके के थॉट्स मीडिया में भी आए थे कि ऐसा हो गया इसलिए सुनामी, शिव जी गुस्सा हो गए। सबके अपने अपने सोच, अभी सोच को हम क्या रोक सकते हैं। लेकिन एक्चुअलिटी जो रिसर्चर होंगे वो फैक्ट तक है कि एक्चुअलिटी में क्यों अमरनाथ में बाढ़ आई, क्यों केरला में सुनामी आई। गहराई में जाने के लिए एक माइंड चाहिए ना, क्रिटिकल माइंड चाहिए ना। इतनी आसानी से तो गहराई का नहीं पता लगा जा सकता, समझ रहे हो आप? जी जी सर, जी सर। यही है एनालिटिकल रिसर्च, समझ आ गया? ठीक है, थैंक यू सो मच सर। या क्रिटिकल को ना आप डेलिकेट या फिर मतलब डेलिकेट या फिर नाजुक चीज से भी रिलेट कर सकते हैं। तो आलोचनात्मक आपने एक वर्ड पकड़ लिया, इसी वजह से आप कंफ्यूज कर गए। क्रिटिकल में नाजुक या फिर हाँ वो डेलिकेट, क्योंकि बहुत बारीकियां होती है ना इसमें, इस वजह से।
नहीं, आई डू एग्री विथ यू, बट मैंने मतलब ऐसा नहीं कि मैंने पकड़ा नहीं, जो सर ने हाँ हाँ वर्डिंग नोट्स में दिए ना, बस वही मैंने कनेक्ट करने का हाँ, इसलिए हाँ प्रयास हाँ, किया वो है, ऐसा सिंगल इसलिए। वर्ड से हाँ हाँ। चलो अभी तो आप सेटिस्फाई हो विशाल जी? अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं आया समझ में इसलिए पूछा। थैंक यू सर। ओके विशाल जी, थैंक यू सो मच। चलिए अब मैं अगले नए चैप्टर का इंट्रो दे देता हूँ, 5-10 मिनट है हमारे पास। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च। मैंने इंट्रो पहले भी दे चुका हूँ इस टॉपिक का मैं आपको। स्टेप्स ऑफ रिसर्च हमने, ये मेन है, मैं पहले ही कह रहा हूँ, खाली 7 ही नहीं होते हैं, इसके अलावा और भी होते हैं, पहले मैं कह रहा हूँ, खाली 7 मत सोचना, लेकिन ये 7 मेन होते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, रिसर्च डिजाइन, कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, रिजल्ट और जनरलाइजेशन। ये मेन है। अब थोड़ा सा डिटेल पढ़ाता हूँ और कल से मैं आप लोगों को डिटेल पढ़ाऊंगा। आज तो देखो आप लोगों को स्क्रीन पे खाली नेम दिखाई दे रहे हैं, कल मैं ये एक एक नाम को खोल खोल के बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? अभी मैं ऊपर से बता रहा हूँ, इसमें मेनली स्टेप 8 दिए हैं, अपने हिसाब से इन्होंने 8 दे दिए, मेन यहाँ तक 7 तक है, ठीक है? 7 स्टेप मेन होते हैं इसके। सबसे पहला स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, कि हम क्यों कर रहे हैं, किस टॉपिक पे हम रिसर्च कर रहे हैं। भैया आप साइंटिफिकली रिसर्च कर रहे हो और क्या आप प्रमाण करना चाहते हो, आपकी समस्या है क्या? आप माइग्रेन पे करोगे, बीपी पे करोगे, दिक्कत होगी तभी तो आप रिसर्च करोगे, नहीं तो फालतू में अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो आप 5 साल पीएचडी में, 3 साल पीएचडी में, है ना? मतलब कि सबसे ज्यादा जो सोचने का काम होता है, सबसे ज्यादा डिफिकल्टी का जो काम होता है वो रिसर्च प्रॉब्लम ही होता है। मैं खुद बताऊं कि मुझे भी अभी एक छोटा सा टॉपिक मिला था इंटरव्यू देने के लिए, कि मुझे खुद 1.5 महीना लग गया कि मैं अपना टॉपिक ही सिलेक्ट नहीं कर पाया कि मैं किस टॉपिक पे मुझे करना है। सबसे ज्यादा जो सोचने का काम होता है वो रिसर्च प्रॉब्लम होता है। एक बार आपने डिसाइड कर लिया भैया आप ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे रिसर्च करोगे, आप ब्रेन के ऊपर रिसर्च करोगे, आपको हार्ट के ऊपर रिसर्च करोगे, एक बार आप, फिर आपको एक क्या बोलते हैं ना, एक लक्ष्य मिल जाता है, हाँ हम सारी चीजें हम फिर हमारे उस लक्ष्य की तरफ मुड़ जाती है। सबसे मेन चीज होती है प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम। इसके बाद में रिव्यू ऑफ लिटरेचर, साहित्य की समीक्षा करना कि वो चीज कहाँ कहाँ पे आपने देखी, कहाँ पढ़ी। इसकी आजकल गूगल सोलर के नाम से एक वेबसाइट है, वहां पे सभी लोग अपलोड करते हैं। एक पबडेम नाम से भी एक है, वहां पर भी आप जा करके अलग अलग रिसर्चर की रिसर्च को पढ़ सकते हो कि कौन कौन लोगों ने वहां पे रिसर्च कर चुके हैं। उसके बाद में उद्देश्यों का निरूपण किया जाता है, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि ये जो हम रिसर्च करेंगे इससे ये सिद्ध होएगा। मतलब कि जैसे कि मैंने प्रॉब्लम लिया, प्रॉब्लम हमेशा क्वेश्चनिंग फॉर्म में होती है। प्रॉब्लम मैंने लिया, क्या भ्रामरी प्राणायाम का प्रभाव हमारे मस्तिष्क की तरंगों के ऊपर पड़ता है, मतलब कि इफेक्ट ऑफ भ्रामरी प्राणायाम ऑन अवर ब्रेन वेव्स। ये हमने क्वेश्चनिंग फॉर्म में रिसर्च प्रॉब्लम ले लिया। अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में कहेंगे हाँ भ्रामरी प्राणायाम से बीटा वेव्स अल्फा वेव्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिससे हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है। इस तरीके से हम इसमें एक लाइन देते हैं, एक अपना सजेशन दिया जाता है, इसमें ऐसा होगा इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, और उससे हमें इन बीमारियों में फायदे, तो ये उद्देश्य उसमें पहले ही बता दिए जाते हैं। अब ये होगा, इसके बाद में वेरिएबल सिलेक्ट करेंगे कि भ्रामरी प्राणायाम मैंने ले लिया, वेरिएबल जो हमने रिसर्च प्रॉब्लम में जो प्रॉब्लम ली है, ब्रेन वेव्स ली है, या हमने कोई बीमारी ली है, वो वेरिएबल हम यहाँ पे लेंगे। मेनली इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड एक्सटर्नल, 3 वेरिएबल सबसे मेन होते हैं। इसके अलावा और भी छोटे छोटे और कई वेरिएबल होते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, पहले चिंतन करेंगे कि आगे हम क्या करेंगे, रिसर्च में क्या होगा। मतलब कि हाइपोथेसिस में आने वाले स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, 6, 7 सबके बारे में एक खाका बना लिया जाता है। जैसे आप लोगों ने भी खाका बनाया होगा कि आने वाले टाइम में जो अनमैरिड लोग हैं कि वो क्या करेंगे,
अच्छा वो पहले पढ़ाई करेंगे? अच्छा नहीं, पहले वो जॉब करेंगे, पहले वो शादी करेंगे, किससे करेंगे? ये करेंगे, उस एरिया से करेंगे। यानी कि एक तरीके से खाका हम बना लेते हैं ना फ्रेम अपने माइंड के अंदर, सेम उसी को ही हाइपोथेसिस कहते हैं। जरूरी नहीं है कि जो हम चीज सोच रहे हैं क्या वो होगी ही होगी, लेकिन वो हमें आगे टारगेट तक पहुंचाने में मदद करती है। जो हम खाका हम बनाते हैं, रफली डायग्राम आप समझ लीजिए इसको। अब रिसर्च डिजाइन में जो डायग्राम हमने सोचा ऐसा होगा, अब उसको हम थोड़ा सा और गहराई में लेके चले जाते हैं कि पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया जाता है कि अब फिर ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि हम एक्सपेरिमेंटल करेंगे या नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे। आगे क्या किया जाता है कि डाटा हम कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे वो उसका जो डाटा कौन सा होगा है, उसके लिए कौन कौन से में इंस्ट्रूमेंट चाहिए। जैसे हमें अभी हमने प्रॉब्लम क्या लिया था कि इफेक्ट ऑफ भ्रामरी प्राणायाम ऑन ब्रेन वेव्स। अब ब्रेन वेव्स के लिए हमें ईईजी मशीन चाहिए, इलेक्ट्रोइन्फ्लुएंजोग्राम। बिना उसके तो आप ये रिसर्च कर ही नहीं पाओगे। तो मतलब कि आप डाटा कैसे कलेक्ट करोगे और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास है या नहीं है, इन चीजों के बारे में ये यहाँ पे ये स्टेप नंबर 3 में आएगा। ठीक है, अब सैंपल क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग लेंगे या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग लेंगे, है ना। डिजाइन लेंगे हम इसमें, यानी कि कौन सा मेथड हम यूज करेंगे वो इसके अंदर यहाँ पे लिया जाता है कि हम किसी हॉस्पिटल में करेंगे या स्कूल में करेंगे या कोई मेरा अपना स्कूल है मैं उसमें जाके रिसर्च करूंगा, कौन सा मेथड यहाँ पे यूज किया जाएगा ये सैंपलिंग में डिसाइड किया जाता है। रिसर्च प्रपोजल, इसमें एक तरीके से राइटिंग वर्क होता है ये, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च में मानते हैं कि 2 लाख रुपए लगेंगे, टाइम भी लगेगा। आप बोलोगे भैया 2 लाख रुपए मैं तो नहीं लगा सकता, मैं टाइम भी दूं पैसे भी दूं, मैं क्यों करूं, मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं। तो मैं किसी की हेल्प लूंगा, किसी एनजीओ की हेल्प लूंगा, यूनिवर्सिटी की हेल्प लूंगा, आईसीएमआर ऑफिस में रिक्वेस्ट डालूंगा कि मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ, आप मुझे फंड दो। मतलब कि इस चीज के बारे में फंड से रिलेटेड कि मुझे ये चीज चाहिए या मुझे जो चीज मैं करने वाला हूँ या सारा पैसा मैं खुद अपनी जेब से लगाऊंगा, इस चीज के बारे में रिसर्च प्रपोजल में बताया जाता है कि आने वाले टाइम में जो फंडिंग होगी वो आप कैसे करोगे। अब मशीन ले ली, मान लिया ईजी मशीन है, 1 लाख रुपए की तो मशीन ही आ गई। अब वो 1 लाख रुपए और बाद में अलग टेस्टिंग का खर्चा अलग से उस मशीन का, और जो प्रिंट आउट निकलेंगे वो खर्चा अलग से लगेगा, और जो टीम आएगी उसका खर्चा अलग से। तो प्रपोजल में यही चीज होती है। अब डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे, इसके बहुत सारे मेथड है। ऑब्जर्वेशनल यानी कि खाली देख के डाटा कलेक्ट करेंगे, इंटरव्यू सामने आके साक्षात्कार आमने सामने होकर उसे डाटा कलेक्ट किया जाएगा, क्वेश्चन पूछ के या क्वेश्चन फॉर्म भरवा करके उससे डाटा कलेक्ट किया जाएगा, उसका व्यू लिया जाएगा, जैसे साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है, केस स्टडी में किया जाता है जैसे सेम वो ये डाटा कलेक्शन यहाँ पे। अब वो डाटा हमारे सामने आ गया, मैंने 20 लोगों से क्वेश्चनिंग फॉर्म भरवाया, जैसे आप लोगों ने कल क्वेश्चन भरा होगा, अभी जो हमारे राजेश जी थे वो उसको एनालाइज कर रहे होंगे, जो आप लोगों ने कल फॉर्म भरा होगा कि कोरोना वाला, अब वो एनालाइज कर रहे होंगे, फिर वो किसी एक कंक्लूजन पे आएंगे। एनालाइज किया उन्होंने और फिर बाद में सोचेंगे कि टेस्टिंग करेंगे कि क्या जो मैंने ये सोचा था हाइपोथेसिस और यहाँ पे क्या जो मैंने सोचा था क्या यही रिजल्ट आया या कुछ और आया। अब यहाँ पे मैं मीनाक्षी जी से क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि मीनाक्षी जी का उस दिन डाउट था। अब मीनाक्षी जी मुझे यहाँ पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बारे में बताइए, कहाँ पे क्वालिटेटिव लगेगा और कहाँ पे क्वांटिटेटिव लगेगा। सर आपने बताया था कि क्वांटिटेटिव हम ठीक है, आपकी आवाज कट रही है लेकिन मैं समझ गया, आपको पता है यहाँ पे जो टेस्टिंग होगी ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव होगी, मात्रात्मक अनुसंधान। और यहाँ पे जो स्टार्टिंग स्टेप नंबर 1 में जो किया गया ये क्वालिटेटिव रिसर्च होगी। ठीक है, अब यास्मीन की हमने कंपेयर किया, कोई एक निष्कर्ष निकला, कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन के बाद में उसको हमने जनरलाइज कर दिया कि भैया मैंने रिसर्च किया है, मेरे रिसर्च का ये फायदा हुआ है, अब आप सब लोग फायदा उठाओ। उसके बाद में एक रिसर्च रिपोर्ट बनाई जाती है, उस रिसर्च रिपोर्ट को जैसे कल किसी पर्सन ने पूछा था कि
क्या रिपोर्ट को पब्लिश कराना जरूरी है क्या कॉन्फ्रेंस में, हमारे गाइड को या और जो एक्सपर्ट होते हैं वो हमारे रिसर्च रिपोर्ट को पढ़ते हैं, आईसीएमआर ऑफिस में जाती है वो, और भी कई अलग अलग रिसर्च सेंटर में रिपोर्ट जाएगी, उसकी टेस्ट किया जाएगा कि हाँ ये हमारी ही है, हमने कॉपी तो नहीं किया। और इस चीज में इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जाता है कि हमने जिन कहाँ कहाँ से वो डाटा लिया है, किन किन रिसर्चर की हमने लिया, उनका रेफरेंस भी यहाँ पे देना होता है। मतलब कि ये है आगे का टॉपिक हमारा। 3-4 दिन मुझे लगेंगे, नहीं 5-6 दिन मुझे लगेंगे लगभग, ये 8 स्टेप्स को डिटेल में करवाने के लिए। आज मैंने इंट्रो दे दिया दोबारा से आपको, एक दिन पहले भी मैंने इंट्रो दिया था, और यहाँ से खाली इस डायग्राम से 4-5 बार पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, खाली इस डायग्राम से। डायग्राम आपको याद हो जाना चाहिए सीक्वेंस में, क्योंकि पेपर में सीक्वेंस में ये पूछा गया कि रिसर्च प्रॉब्लम दे दी, डाटा कलेक्शन दे दिया, एनालिसिस ऑफ डाटा दे दिया, सैंपलिंग दे दिया, बोला कि सीक्वेंस में लगाओ। यानी कि इतने सारे पॉइंट्स दे दिए, आप सीरीज में याद कर लेना सारे के सारे। ये पेपर में हर बार लगभग पूछा जाता है ये चीज, सीरीज। सबसे आसान तरीका है कि रिसर्च प्रॉब्लम हमेशा सबसे पहले आती है, इस चीज का ध्यान रखना, सबसे आसान फॉर्मूला। और जनरलाइजेशन हमेशा सबसे बाद में आता है। हाँ, अगर रिसर्च रिपोर्ट हुई तो रिसर्च रिपोर्ट बाद में आएगी, अगर रिसर्च रिपोर्ट नहीं पूछी जाती तो जनरलाइजेशन ही होता है लास्ट का, कि कंक्लूजन, कंक्लूजन के बाद में इवेल्युएशन, या और सबसे लास्ट में जनरलाइजेशन। ये ट्रिक है, आप याद कर लेना, इसके बाद ये होगा। क्लियर हुआ होगा सभी को? कोई संदेह हो तो भी बता दीजिए, फिर मैं क्वेश्चनिंग करता हूँ आप लोगों से। मैसेज करके बताइए सबको समझ आ गया। वेरी गुड, ठीक है जी। अब मैं थोड़ा क्वेश्चनिंग करता हूँ जिससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आपको समझ आ गया एक्चुअल में। ठीक है, अब आपको मुझे एग्जाम्पल देना है, नया सोचेंगे, कुछ नया हो जाए। साइकोलॉजिकल रिसर्च का एग्जाम्पल सोचो कुछ। सर जो बच्चे का ही आपने बताया था चाइल्ड साइकोलॉजी का, मैसेज वो मैसेज 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 सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है। बाद में बोलने का मौका दूंगा मैं, नहीं तो बाकी लोग रह जाएंगे फिर। अपना सोचो सोचो। क्या मेरी आवाज कट रही है क्या? कोई माइक खोल के बताइए। अभी ठीक है, पहले कट रही थी, अभी ठीक है, अभी ठीक है। ओके जी। चलो चलो जल्दी से मैसेज टाइप करो। लक्ष्मी जी का आया है क्लास प्रेजेंटेशन, विशाल जी का आया है, मीनाक्षी जी का आया है, वेरी गुड। विशाल जी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, मीनाक्षी जी चाइल्ड साइकोलॉजी में पर्सनैलिटी के अंदर स्टेज, वेरी गुड। पूनम जी कोविड में लोगों का स्ट्रेस बढ़ रहा है क्या? अच्छा जी। नीरज जी ने कहा है कि बच्चा दिमाग क्या ये पढ़ने में नहीं लगता, क्यों? उसके दिमाग के बारे में अध्ययन करना, उसके बारे में जानना। वाह नीरज जी वाह। कुंदन जी ने किया है फिजिकल चैलेंज बच्चों पर। सर क्वेश्चन क्या था? साइकोलॉजी की रिसर्च का दीदी वो पूछ रहे थे एग्जांपल। साइकोलॉजी? अच्छा, मुझे साइक्लिक फिजिकली सुनाई पड़ा। सही आए हैं कई लोगों के, लेकिन इतना, हाँ इसलिए मैं अभी तक सो रहा हूँ जरूर। मीनाक्षी जी का है चाइल्ड साइकोलॉजी में पर्सनैलिटी। हाँ, मीनाक्षी जी के आंसर से मैं सेटिस्फाई हूँ। बाकियों का भी है, करीब करीब आंसर ठीक जा रहा है। विशाल जी आपका गलत है, आपने डेवलपमेंट लिख दिया। अब जहाँ पे डेवलपमेंट आएगा वहां पे डेवलपमेंटल रिसर्च का नाम लिया जाएगा। हाँ, डेवलपमेंटल नहीं है तो फिर हम साइकोलॉजिकल लगा देंगे।
कुंदन जी का मुझे गलत लग रहा है उदाहरण। और मैं कौन थोड़ा बताएगा जस्टिफाई मुझे? कर दूं इसको मैं, जो मैंने बोला है। सर जस्टिफाई लंबी करो फिर मैं बीमारी भी समझता हो हूँ आपको। सकती है ना ठीक है। सर, कोई बहुत लंबी बीमारी जिससे कैंसर वगैरह से ग्रसित होता है वो भी साइकोलॉजी प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा आ जाता है। सर ये डेवलपमेंट जो था वो मतलब बच्चों के मानसिक विकास को लेकर, ऐसा तो सही होगा ना? ये सही है, ये सही है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे अब इसमें और वही जैसे चीज आ भैया गई ना, तो मैंने बताया था आईक्यू टेस्ट आ गया, टेस्टिंग आ गई, ये चीजें आ गई, इसमें साइकोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, टेस्ट होते हैं साइकोलॉजी के अलग अलग, है ना, वो चीज इसमें आ गई। ये अब फिर आपका करेक्ट बिल्कुल सही जा रहा है आपका एग्जाम्पल, वेरी गुड। हाँ मोहित जी बोलिए। ये जैसे डिसलेक्सिया है तो इसको क्या है, हम केस स्टडी के अंदर भी ले सकते हैं, इसको साइकोलॉजिकल उसमें भी ले सकते हैं। तो परफेक्ट आंसर कौन सा है अगर देखा जाए तो? केस स्टडी। केस स्टडी को दोबारा बोलना। डिसलेक्सिया जो है ये अगर हम इसको लेते हैं तो इसमें दो चीज कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलर एक बच्चे के ऊपर ले रहे हैं तो हम इसको सिर्फ केस स्टडी के अंदर ले सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी बहुत सारे बच्चों के ऊपर या फिर एक पर्टिकुलर इस बीमारी के ऊपर ही ले रहे हैं तो हम साइकोलॉजिकल रिसर्च के अंदर लेंगे। तो आ गया भैया, समझ में आ गया। क्या समझ में आया सबको बता दो। अगर पर्टिकुलर एक बच्चे के लिए ले रहे हैं तो केस स्टडी आ गया, वहां पे वो परफेक्ट है। लेकिन अगर हम सिर्फ इस बीमारी के ऊपर ले रहे हैं तो वो साइकोलॉजिकल रिसर्च के अंदर आ गया, सिर्फ बीमारी के लिए। साइकोलॉजी के अंतर्गत ही केस स्टडी आएगी। साइकोलॉजी उसका बाप है, केस स्टडी उसका बेटा है, समझ आ गया? अच्छा, हाँ, तो फिर अगर देखा जाए तो फिर ओके। परफेक्ट कौन सा रहेगा? अगर दोनों आ गई कि डिसलेक्सिया से रिलेटेड, तो फिर केस स्टडी या फिर साइकोलॉजिकल रिसर्च स्टडी, ये रिसर्च। बड़ा तो बाप ही होता है, ठीक हम है बाप को भैया। प्रेफरेंस देंगे, बेटा छोटा होता है ना? जी भैया, थैंक यू भैया। अब मैं ओके जी। राहुल सर, मैं कुछ कहूँ? जी कुंदन जी बोलिए। मैं वो एक्चुअली ये कहना चाह रहा था उसमें कि अगर देखिए, अगर फिजिकली चैलेंज्ड है उनको अगर हम नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ाएं जिसमें नॉर्मल बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उस समय उसकी मनोदशा किस तरह से रहेगी कि वो हम अपने सामने नॉर्मल बच्चों को देख रहे हैं, वो सब एक्टिविटी कर रहा है और वो कर रहा है, तो उस टाइम पे उसकी मानसिक स्थिति को अध्ययन भी करना कि हाँ हम कैसे हम उस टाइम पे सरवाइव कर उसके बीच, उस समय की उसकी दशा वेरी का गुड, अध्ययन करना। ये बिल्कुल सही बताया आपने, अब मैं सेटिस्फाई हुआ हूँ आपके आंसर से, बिल्कुल सही आपने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बाकी सभी लोगों ने तो दिमाग लगाया है, अच्छी बात है। हाँ जी कविता जी बोलिए। सर ये इस रिसर्च हम ऑर्फनेज मतलब कि अनाथ बच्चों पे भी कर सकते हैं क्या, कि नॉर्मल बच्चे जो पेरेंट्स वाले हैं और ये जो ऑर्फनेज में है उनका क्या मतलब साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, ये कर सकते हैं क्या? हाँ, सारी माइंड की स्टडीज के अंतर्गत आएगी, क्योंकि है? ओके ओके वो ओके चाहे सर। जानवरों का ही क्यों ना हो, चाहे डॉगी का ही क्यों ना हो, है? डॉगी क्यों किसी के इतने प्यारे हो जाते हैं, वो लायन कुछ आदमियों के साथ सोते हैं, उनको खाते नहीं, लेकिन और कोई जानवर आ जाए उसको लायन खा लेता है, उस आदमी के साथ क्या अटैचमेंट है उसकी, ये भी साइकोलॉजिकल रिसर्च में आएगी, है? ओके सर। अब मुझे बताएंगे क्रॉस सेक्शनल रिसर्च का एग्जाम्पल मैसेज करेंगे, आपका माइंड में देखना चाहता हूँ कितना लोमड़ी का दिमाग किसका तेज भागेगा। कम ऑन। हाइपर एक्टिव बच्चों पर रिसर्च। सर ये पुराना वाला आंसर था, अभी ओके, कोई आपने बात नया नहीं, दिलाया। जल्दी जल्दी टाइप करने पे टाइम लगाओ, टाइप करने पे टाइम लगाओ। मीनाक्षी जी ने आंसर किया है प्रिविलेंस ऑफ डिजीज। मुझे प्रिविलेंस का मतलब बताएंगे मीनाक्षी जी? सॉरी मुझे इसका मीनिंग नहीं पता। सर शायद मैंने लॉन्गिट्यूडनल का बता दिया। मतलब इसमें ये होता है प्रिविलेंस ऑफ स्टडी में, जैसे हम पब्लिक हेल्थ में यूज करते हैं, तो आपने बताया था ना कि कोरिलेशनल में हम पब्लिकली ज़्यादा जाते हैं, मतलब तो मतलब जैसे आपने बताया था कि हम ज़्यादा चीज़ों पे करते हैं, उसको हम क्रॉस सेक्शनल बोलते हैं, मतलब पब्लिक हेल्थ रिसर्च करते हैं। तो प्रिविलेंस और डिसीज मतलब कि जैसे कोरोना है, तो कोरोना एक डिसीज है, उसी पे अगर हम रिसर्च कर रहे हैं पब्लिक के हेल्थ के लिए, तो वो क्रॉस सेक्शनल का एग्जाम्पल हो सकता है। अब मैं आप लोगों को बोलना चाहता, चलो मैं आपके इसी एग्जांपल से आंसर निकालूंगा। पहले लोगों के माइंड सुन लेते हैं, क्योंकि सभी लोग टाइप कर रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं, बाद में आपके क्वेश्चन से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। लक्ष्मी जी ने आंसर, अरे राधिका जी भूकंप कहाँ से आ गया बीच में? अब राधिका जी ठीक हो?
भूकंप ला दिया आपने तो। लक्ष्मी जी, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के 10th का बोर्ड रिजल्ट। अरे वाह लक्ष्मी जी। नूरा निशा जी, बहुत सारे ग्रुप्स जो अलग अलग वर्ग के होंगे, जैसे मिडिल क्लास। वेरी गुड, मेरा एग्जाम्पल ठोक दिया मेरे कोई। प्राणायाम, कुछ नया सोचो ना, नया अपना माइंड लगाओ। प्राणायाम का इफेक्ट ऑन अर्बन एंड रूरल एरिया। वेरी गुड। कपाल भाती का अलग अलग ग्रुप पर क्या प्रभाव आता है। वेरी गुड कमला नायक जी। एक ही बीमारी को अलग अलग जगह में, अलग अलग ग्रुप में रिसर्च करना। मिर्गियों के रोगियों का ध्यान का प्रभाव, गलती से हो गया। नंबर ऑफ आवर विज वाचिंग टेलीविजन ऑन कोर्स। ठीक है, काफी सब लोगों ने अपना अपना बहुत अच्छा बताया। लक्ष्मी जी का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था कि 10वीं के बच्चों का रिजल्ट, कि तो सिर्फ प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट के स्कूल बच्चों का का भी कर सकते हैं, प्राइवेट और केंद्रीय विद्यालय सबका कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं। एक हाँ क्रॉस फिर सेक्शनल वो, हो जाएगा। हाँ सीबीएसई का पेपर तो सबका सेम होता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में सीबीएसई के बच्चों के ऊपर सर्च करो कि कुछ सीबीएसई भी, के हाँ, अपने आप जैसे पब्लिक स्कूल का रिजल्ट क्या नहीं रिजल्ट आते। रहा, गवर्नमेंट का क्या रहा, प्रतिभा स्कूल का क्या बहुत रहा। बढ़िया, बहुत प्रैक्टिकली एग्जाम्पल दिया आपने, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैं मीनाक्षी वाले क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से। अब इन्होंने कोरोना का एग्जाम्पल दिया, इसको आप लोग बताओ कैसे हम क्रॉस सेक्शनल में ले सकते हैं। बताओ इसी एग्जाम्पल को कैसे क्रॉस सेक्शनल बनाया जा सकता है। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। बाकी लोग भी देख रहा हूँ, बाकी लोग तो आए हैं सत्संग की तरह, बैठते हैं चले जाते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते। प्रकाश मिश्रा जी बताओगे मुझे कि कोरोना वाले एग्जाम्पल को कैसे क्रॉस सेक्शनल में आप डालोगे, बताओ। सर मैंने भी डाला है कोरोना का, इसमें डाला है, हाँ हाँ, कमेंट में डाला है। पूनम मैम रुको, प्रकाश जी को मौका देते हैं थोड़ा सा। बोलते नहीं है ये लोग, बाकी लोग गुमसुम बैठे रहते हैं, अभी भी नहीं बोल रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है। देखो जी, स्वाति जी आप बोलो। कोरोना में जो डिफरेंट एज ग्रुप है, जैसे बच्चों में क्या स्कोर है, या फिर कौन से कंडीशन में वो ज़्यादा हाइपर ये हो जाता है, इफ़ेक्टिव हो जाता है कोरोना। बच्चों का एक ग्रुप और एक 25 to 35 ग्रुप, 35 to 55, इस तरह से एज ग्रुप बना के उनके रीजंस क्या है और उनका परसेंटेज क्या है, इस तरह से ये रिसर्च हो सकता है। वेरी गुड। हाँ पूजा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो, बताइए। सर मुझे बोल रहे हैं आप? हाँ ओके, नहीं सर कुछ कहना नहीं था, आप बोल रहे थे हाथ उठाइए। सर हम लोगों के पास तो हाथ है ही नहीं फोन में। अच्छा, ठीक है। आपने लिखा हुआ था ना, मैं बताती हूँ। अच्छा मोहित हाँ जी नहीं, आपने बताइए। पूछा तो पूछिए, तो अभी मैं बता सकती हूँ अभी। बताओ जी बताओ, बोल जी मौका सर। देता हूँ तो बताते नहीं हो, बोलो 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 बोलो। जी सर, अभी जैसे कोरोना का अगर हमें अपना इसमें क्रॉस में, अगर क्रॉस रिसर्च में अप्लाई करना है, तो हम डिफरेंट एज ग्रुप्स को ले सकते हैं कि डिफरेंट एज ग्रुप को अगर कोरोना हुआ है तो उसके ऊपर योग का कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो उसके मतलब जैसे बच्चों का ग्रुप हमने ले लिया, फिर हम योगा के थ्रू उसको ट्रीट कर रहे हैं और उसका कोरोना का जो भी इफेक्ट हुआ उसको हम रिपोर्ट बनाएंगे। फिर ऐसे ही हमारा जो थोड़े यंग है उनका ग्रुप लेंगे, ऐसे जो हमारे ओल्ड एज के लोग हैं उनका ग्रुप बनेंगे, तो हमें अलग अलग रिजल्ट तीनों ग्रुप से मिल जाएंगे, तो हम ऐसे कोरिलेट कर और सकते हैं। इसमें प्रोफेशनल क्या होगा, आपने सिंपल 3 ग्रुप ले लिए, अब मैं इसी में और एडवांस ऐड करता हूँ। योगा वाली फील्ड ऐड कर दिया कि वो बच्चे जो योगा करते हैं, वो बच्चे जो योगा नहीं, लेबरिंग का काम करते हैं, उनका भी रिसर्च हमने ऐड कर दिया। वो लोग जो जॉब करते हैं उनका भी ऐड कर दिया। देखो सेम एज ग्रुप है लेकिन कैटेगरी डिवाइड हो गया, उन सब का अलग अलग हमने रिजल्ट लिया, यानी कि एक ही टॉपिक में बहुत सारे ग्रुप्स बन गए। दैट इज क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। क्लियर हुआ सभी को? हाँ सर, मैं एक बात कहूँ अगर सुनिए तो। जी बताइए। सर मैं अभी रिसेंटली इस पे ही काम करने का वो मेरा प्लान चल रहा है, ऑन द वो पेपर ये काम हो रहा है ऑनलाइन ही। ये हम एक सेशन से स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें से हमने सारे लोग को इनवाइट किया, एक संस्था के साथ जुड़ के जो पूरे करीब ऑल ओवर इंडिया पे वर्क कर रहा है, उन संस्था के साथ जुड़ के हम ये फ्री में सेशंस कर रहे हैं। जो कोविड पेशेंट हो उनको इनवाइट कर रहे हैं, उन पे ब्रीदिंग प्रैक्टिस करा रहे हैं।
और देखेंगे कि उसमें कौन से एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं, और फिर उस पर एक डाटा तैयार कर रहे हैं कि हम उनको प्राणायाम कराया, कुछ कुछ भी एक्सरसाइज कराया तो उसका इफेक्ट क्या आ रहा है। तो इस पे काम कर रहे हैं अभी रिसेंटली ऑन द पेपर सर। हेलो सॉरी मैं सुन नहीं पाया, मैं नेटवर्क कभी आया था, सॉरी। या तो आप रिपीट, लास्ट में मैं आपसे अच्छे से दोबारा से ले लूंगा, नेटवर्क बार बार जा रहा है आ रहा है मेरा। ठीक है। ठीक है, मैं लास्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, फिर बाकी लोग चले जाएंगे, फिर लास्ट में मैं डाउट रख लूंगा। तो अब मुझे आप मैं पॉइंट का नाम बोलूंगा, आपको उससे जस्ट आगे का पॉइंट बताना है, ठीक है। देखता हूँ किसका माइंड ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है। आप मुझे बताएंगे रिसर्च प्रॉब्लम के जस्ट आगे वाला पॉइंट कौन सा है, मैसेज करें। ये क्या हाइपो, हाइपो डिटेल वाला पूछ रहा हूं मैं, हाइपो। देखो मेरे डोगे भी बोल रहे हैं, ये हाइपो हाइपो से काम नहीं चलेगा। हाँ मीनाक्षी, किसका आंसर आया था ऊपर, सही आया था एक दो तीन लोगों का। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, वेरी गुड। लक्ष्मी जी का आया था, वेरी गुड। अजीत जीव जी का सही आया था, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब आप मुझे बताएंगे हाइपोथेसिस के जस्ट बाद वाला स्टेप कौन सा है। हाइपोथेसिस के जस्ट बाद वाला, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रिसर्च डिजाइन। अब आप मुझे बताइए हाइपोथेसिस से जस्ट पहले वाला पॉइंट कौन सा है, जस्ट पहले वाला, मैं डिटेल वाला पूछ रहा हूं, जस्ट पहले वाला बताइए। आधा पूजा जी, फॉर्मुलेशन क्या, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव या फॉर्मुलेशन ऑफ क्या, फॉर्मुलेशन पूरा बताओ। हाँ संतोषी चंदेल जी का आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। वेरिएबल को आइडेंटिफाई करेंगे और उन वेरिएबल्स को नापने वाले जो हम नॉमिनल स्केल्स लेंगे उसके बारे में इसमें बात की जाएगी। ठीक है, अगला मेरा क्वेश्चन है कि फंडिंग की बात किसमें की जाती है, फंडिंग की बात, कि फंडिंग के बारे में कुछ चीज लिखी जाती है, क्या चीज है वो, क्या नाम है उसका। वेरी गुड, पूरा बताओ। और नीरज जी माइक खोल के बता दो। चलो, अरे किरण जी गलत हो गया आपका तो। जी भैया, राइटिंग रिसर्च होती है, जो राइटिंग रिसर्च प्रपोजल होता है उसमें की फंडिंग की बात की जाती है। हाँ, कि जैसे कि जी रिसर्च प्रपोजल, वेरी गुड, प्रपोजल। प्रपोजल है, वेरी गुड। ये किरण जी आप बताओ माइक खोल के, क्या बता गए आप। सर मैं जनरलाइजेशन बोल रही थी सर, जो लास्ट होता है ना सर। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे एनालिसिस ऑफ डाटा, इसके जस्ट बाद वाला पॉइंट कौन सा, डिटेल वाले डायग्राम से मैं पूछ रहा हूँ, जो अभी मैंने मीनाक्षी जी से स्पेशली भी पूछा था क्वेश्चन, बताओ क्या था वो पॉइंट। एनालिसिस ऑफ डाटा के बाद वाला पॉइंट कौन सा है। नाकुंदन जी, गलती होगी, स्वाति जी चूक गया थोड़ा सा, हाइपोथेसिस था ना भैया, मीनाक्षी जी ने हाइपोथेसिस। पकड़ लिया। भैया भैया शांत, थोड़ा संयम संयम रखो। संयम के भैया कितने फल होते हैं, विभूतिपात भरा हुआ है, संयम करो थोड़ा सा। टॉफी वाला एग्जाम्पल भूल गए, जो संयम रखेगा वो ज्यादा सक्सेसफुल होता है, जो संयम नहीं रखेगा वो फेलियर हो जाता है। आप सक्सेसफुल पर्सन हो तो संयम रखो थोड़ा सा। वेरी गुड। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और हम मैसेज करें ये किस में आएगी, क्वालिटेटिव में आएगी या क्वांटिटेटिव में आएगी। मैसेज मैसेज जल्दी से आंसर करो। पिटने वाले हैं लोग मेरे से, बुरी तरीके से पिटेंगे।
और दोस्तों को तो मैं ज्यादा कुटाई करता हूँ। माइक भी खोलते नहीं है, देखो मैसेज में आंसर कर रहे हैं। हाँ, अरे कुंदन जी भूल गए भैया, आपको तो मिक्स चाहिए, फिर आप क्वालिटी बता रहे हो। कुंदन जी माइक खोल के आप बताओ। कंफ्यूज कर दिए। कंफ्यूज कर दिए। क्वांटिटेटिव होगा, आपने कंफ्यूज। आप चिंता मत करो, आपको मिक्स ही मिलेगा हैं? आप चिंता टेंशन मत लो। क्वांटिटेटिव है, क्वांटी टी टी याद रखना है, मात्रात्मक अनुसंधान। एल नहीं आएगा, एल किस में आएगा मैसेज करो। क्वालिटेटिव किस कहाँ आएगा मैसेज, मैसेज भैया नीरज जी मानोगे नहीं, आपको भी मिक्स चाहिए क्या नीरज जी? अरे भैया अपडेट, ये अपडेट किया है, ये गूगल गूगल ये गूगल गूगल मीट अपडेट किया है, तो इसमें पता नहीं क्या क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। ओहो, हाँ आज अपडेट हुआ है तो ये अच्छा सॉरी, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो लैपटॉप से ले रहा हूँ। व्यू फोन से व्यू चेंज हो खोलूंगा तो गया पता सर आज चलेगा। इसका। क्या व्यू हुआ चेंज हो गया भैया सर मुझे नहीं इसका पता, आज। चलो देख लेंगे, कोई बात नहीं, कुछ दिन में आदत पड़ जाएगी। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, वेरी गुड, ये क्वालिटेटिव में आएगी। देखो जी हो गया, हमने हर एंगल से पढ़ लिया। ये चीजें आपको ना ऐसे जबान पे याद हो जानी चाहिए सबको। क्लियर? अब आप अपने डाउट ले सकते हो और हमारी कक्षा यहाँ पे संपन्न होती है। हाँ कुंदन जी, अब आप कुछ पूछने वाले थे, अब आराम से पूछिए, अब आंसर करेंगे आपके क्वेश्चन का। नहीं, वो मैं जो वो क्रॉस वो वाले था ना, वो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च पे, तो मैं अभी रिसेंटली एक संस्था के साथ काम करके उस पे ही काम कर रहा हूँ अभी रिसेंटली, एक दो दिन, कल से में भी वो चल स्टार्ट हो जाएगा, कि कोविड पेशेंट के लिए स्पेशली है कि वो क्लास ज्वाइन करे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट वो ज्वाइन करे, क्योंकि मेरा काम था उस पर एनालाइज मतलब रिसर्च करना। तो हमने इनवाइट करा है कि सबको, कि पूरे देश भर में कोई भी उसको ज्वाइन कर सकता है। उसमें देखेंगे एज ग्रुप वाइज, हमने उसको अभ्यास कराया, प्राणायाम कराया, कुछ भी हमने एक्सरसाइज करवाई उनको, और उस पे इफेक्ट कैसा रहा और किस तरह से ये वर्क किया प्राणायाम का सारे एज ग्रुप पे, बूढ़ों को, जवान को, बच्चों को। तो स्पेशली कोविड वालों के लिए है, हमने कराया ये, और देखते हैं कि उस पे कैसा रिजल्ट मिलता है हमें। तो एक अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट, भगवान आपको जरूर अच्छा निष्कर्ष निकाल के दे और अच्छी आपकी रिसर्च सक्सेसफुल हो, हमारी तरफ से बधाई आपको। ठीक है जी, और किसी को कुछ कहना है? कोई मन की बात? कोई मन की बात? सर बुक के अंदर वर्कशॉप सेमिनार ये भी दे रखे हैं, तो ये नहीं पढ़ाओगे आप? पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा, इसके बाद का टॉपिक होएगा, लास्ट में होएगी नहीं चीज तो, क्योंकि जब हमारी ठीक है सर। रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, रिपोर्ट के बाद में ही तो आप जाके उसको कॉन्फ्रेंस में बोलोगे ना, पहले थोड़ी दिखा दोगे कॉन्फ्रेंस में। ओके इसलिए ओके उचित सर, थैंक यू। रहेगा मैं बाद में ही पढ़ाऊँ। मैं बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा हूँ आपके हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से, वो बाद में ही बताना उचित रहेगा, है ना? जैसे आपने खत्म किया ना आज की, आज खत्म हो गया, तो मुझे लगा कि आज चलो रिसर्च खत्म हो गया अब। आपने और पढ़ा दिया आज। टाइप्स ऑफ रिसर्च, अब रिसर्च के स्टेप्स पढ़ेंगे हम, एक एक करके स्टेप पढ़ेंगे, ये ठीक है? कितने दिन और चलेगा सर? आज अभी हमने इससे पहले ये जाना भैया, इंडिया में 29 स्टेट्स होते हैं? हरियाणा में ये होता है, पंजाब में ये होता है। अभी हमने ऊपर ऊपर से जाना, अब हम गहराई में घुसेंगे, हैं? गहराई में घुसेंगे अब हम, कि हरियाणा में और क्या क्या होता है, गांव के लोग इतने खतरनाक होते हैं, कितने प्यारे लोग होते हैं। तो अब हम गहराई में जा रहे हैं एक एक करके, हैं? ठीक है? टीचिंग की क्लास कब से स्टार्ट होगी भैया? क्या टीचिंग? टीचिंग एप्टीट्यूड विवेक सर की ड्यूटी थी, और विवेक सर करा नहीं रहे, टाइम नहीं है उनके पास, तो पढ़ना जी कराएंगे फिर, या फिर मैं ही में लास्ट में जब कट रही भैया आपकी बहुत ज्यादा। कोई नहीं आएगा
तो वॉइस ब्रेक हो रही है सर। आई थिंक शांति पाठ आज शांति पाठ। करवाएंगे, नूरा जी करवाएंगे आज का शांति पाठ नूरा जी करवाएंगे आज का हमारा। नूरा मैडम आप हैं क्लास में? सर सॉरी मुझे नहीं आता। अरे गायत्री मंत्र सुन बोलो, वो तो आता है ना गायत्री मंत्र, बोलो सर ना मेरी नाम का वॉइस तो आंसर ही नहीं आना अच्छी चाहिए। सर मेरी वॉइस अच्छी नहीं है। इतनी अच्छी तो वॉइस हम कौन सा सिंगर के हाँ? हमारी तरह आपकी आवाज देखो, आपकी तो पिक्चर भी कितनी सुंदर दिख रही है, तो आपकी आवाज तो बहुत सुंदर होगी। अब बोलो। हम कौन सा अरिजीत सिंह है? हाँ देखो नीरज जी तो नंगे बैठे हैं, देखो कच्चा मुश्किल से इन्होंने पहन लिया, आपने तो पूरा पहना हुआ है, बताओ। सर सॉरी मुझे बोलने में थोड़ी गायत्री सर मंत्र हेजिटेशन ओम होती है मुझे। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं, बोलो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो